आज आलमी यौम दमा पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस ज़मन में मुल्क के मारूफ नामवर डॉक्टर हफीजुर रहमान, चीफ कंसल्टेंट पुल्मोनोलॉजिस्ट, जो कि पंजाब चेस्ट सोसाइटी के भी ओहदेदार हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के भी बहुत बड़े ओहदेदार हैं। आइए आज उनसे पूछते हैं दमा के आलमी यौम दिन पर ये क्या इक़दाम कर रहे हैं। जी डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने फरमाया, आज आलमी यौम दमा है। पूरी दुनिया में इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ आगाही के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। हमने एक पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी पंजाब, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इसके ज़ेर एहतमाम नेशनल चेस्ट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया लाहौर एक बहुत बड़े होटल में 29 और 30 को, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के नामवर मारूफ चेस्ट फिजिशियन तशरीफ लाए बल्कि बैरून मुल्क से भी 8 स्पीकर तशरीफ लाए, जिसमें जिसको प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम और प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, जो हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करार दिया। उसमें दमा के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीलन रोशनी डालते हुए बताया कि जी दमा जो है, हर सांस की बीमारी को दमा नहीं हम कह सकते। बेशुमार ऐसी बीमारियां जिसमें सांस चढ़ता है, जिसमें दमा के अलावा ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, जिसमें जो मेन कॉजेटिव एजेंट है वो स्मोकिंग होता है। इसके अलावा कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लो रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए हमारी मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, जिसमें हिस्ट्री के अलावा कि जिसमें सांस चढ़ना होता है, सांस की तंगी की वजह से खास किस्म की आवाजें सांस की नाली में आती हैं, खांसी आती है, तो हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में बड़ी और छोटी सांस की नालियों में रुकावट का पता चल जाता है। तो दमा में जब हम इनहेलर देते हैं या इनहेल्ड मेडिसिन देते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है, उसकी 30% या ज्यादा रिवर्सिबिलिटी होती है। हम कह देते हैं इसको दमा की बीमारी है। अलबत्ता जो इसकी एग्जैक्ट काज है उसका अभी तक नहीं पता, लेकिन कहा यह गया है, जो तज्जिया ये किया गया है कि इसमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, अंदर वाली दीवारें सांस की नालियों के फूल जाती हैं और जो बैरूनी वाल्स होती हैं उसमें भी तंगी पैदा हो जाती है, खांसी के साथ बलगम और रतूबत पैदा होती है। लेकिन अद्वियात से ये कंट्रोलेबल है। जिस तरह शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी को हम कंट्रोल करते हैं, इसको भी हम कंट्रोल करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये मैं बताता जाऊं कि पाकिस्तान में ज्यादातर ये जो होता है, या बाज़ को साइकोलॉजिकल इस्तेमाल होता है, बाज़ को इन्फेक्टिव होता है, बाज़ को एलर्जिक होता है। एलर्जी पाकिस्तान में ज्यादातर या डस्ट से होती है या मौसम बहार में ये जो कोंपले और फूल निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलन, उसकी वजह से होती है। और आजकल ये जगह जगह जो थ्रेशर चल रहे हैं गंदम की वजह से, उसमें हस्क पार्टिकल्स उड़ते हैं, उसकी वजह से भी सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। और किसी किसी को जो सख्त सर्दी का मौसम होता है उसमें सांस चढ़ता है। अब हम इसका इलाज करते हैं, मरीज बेहतर हो जाता है, मरीज अद्वियात छोड़ देता है कि मैं तो ठीक हो गया हूं, मैं किस चीज की अद्वियात लूं, दोबारा फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहा यह गया है कि मरीज के अंदर सांस की नालियों में ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जारी रहता है। बेशक मरीज सिम्टम फ्री हो जाता है, कोई भी अलामत नहीं होती, लेकिन प्रोसेस नहीं खत्म होता। सो जब सांस की बीमारी हो जाए तो 2 किस्म की अद्वियात होती हैं। एक वो अद्वियात होती है जिनको हम रिलीवर मेडिसिन कहते हैं, मरीज सांस की तंगी के साथ आता है, हम अद्वियात देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। एक वो होती है जो कंट्रोलर मेडिसिन होती है। कंट्रोलर मेडिसिन को हम तकरीबन सारी जिंदगी के लिए देते हैं। और कंट्रोलर मेडिसिन को हमारी कोशिश होती है कि हम इनहेलेशन के जरिए दें, क्योंकि जो मेडिसिन मुंह के जरिए खाई जाए या इंजेक्शन के जरिए दी जाए, जहां उसके फायदे होते हैं साथ नुकसानात भी होते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है, इसमें इस चीज से परमानेंट डैमेज को बचाने के लिए हम इनहेल्ड मेडिसिन देते हैं। इनहेल्ड मेडिसिन 2 तरह की होती हैं। इनहेलर जो मीटर डोज इनहेलर होते हैं और दूसरे डीपीआईज होते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर, जिसमें कैप्सूल डालकर एक छोटे से डिवाइस में मरीज को हम
तरीका बताते हैं, वो इनहेल करते हैं। इसी तरह जो इनहेलर है उसको भी डिवाइस में डालकर तरीका बताते हैं कि मरीज वो इनहेल करता है, इसका साइड इफेक्ट्स नहीं होते, सिर्फ बाद में हम कहते हैं कि कुल्ली कर ले, मुंह में ना लगा रहे। लेकिन फायदा उसी सूरत में होता है कि जब मरीज की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए, मरीज वेल ट्रेंड हो जाए। अक्सर मरीजों के मुंह में ये लगा रह जाता है या ऊपर ऊपर गले में लगा रह जाता है, ताकि ये निचले लेवल तक जो सांस की आखिरी खुलियात होते हैं उन तक अद्वियात का पहुंचना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके लिए डॉक्टर्स हमारे जो भाई हैं उनको चाहिए कि मरीजों पे टाइम दें। इलाज वही है जो पाकिस्तान में है, वो इंग्लैंड में है, वही अमेरिका में है, लेकिन पेशेंट्स को ट्रेन करना बड़ा जरूरी होता है। जितना डॉक्टर पेशेंट को ट्रेन कर लेगा, एक होता है मरीज को बताना, एक होता है ट्रेन करना। ट्रेन से मुराद होता है कि मरीज को फिर कहते हैं कि हमारे सामने करके दिखाएं, फिर उसके हम गाहे बगाहे दोबारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं कि इसकी कितनी की इंप्रूवमेंट हुई है, और उसको बाकी हम मशवरे देते हैं कि कुछ मेडिसिन है वो आप छोड़ दें या कम कर दें, और कुछ मेडिसिन को आपने इसको कंट्रोल करने के लिए जारी रखना है। डॉक्टर साहब, सर्वे है जो इंटरनेशनल सर्वे आया है, दमा के कितने मरीज हैं दुनिया में और कितने मरीज पंजाब में, झेलम में, पाकिस्तान में हैं? इसकी एग्जैक्ट तादाद का तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन मिलियंस की तादाद में है जो दमे की मरीज इंटरनेशनली हैं। और पाकिस्तान में भी चूंकि ना हम चीजों को ये मिनिमाइज कर सकते हैं, डस्ट को हम नहीं खत्म कर सकते। पोलन कोशिश किया गवर्नमेंट ने काफी हद तक, इस्लामाबाद में जिस कदर मरीज इसमें मुबतला होते थे, लेकिन कुछ दरख्त काटे। अब दरख्त काटने के भी अपने नुकसान होते हैं, लेकिन पोलैंड इस मरतबा मरीज कम रिपोर्ट हुए हैं। जहां तक ताल्लुक है ये जो थ्रेशर चलते हैं गांव में, गांव के इर्द गिर्द जहां थ्रेशर चलते हैं लोग बसते हैं, तो पार्टिकल्स जाते हैं वो एग्रीवेट कर देते हैं ऑलरेडी कंडीशंस को। तो रोजाना की बुनियाद पे आजकल मरीज 3 से 4 मरीज डेली ये आते हैं जो थ्रेशर की वजह से होते हैं। और इससे पिछला रमजान से पहले जो मौसम गया था उसमें बहुत ज्यादा मरीज आते थे, डेली एवरेज 10 पेशेंट्स आते थे। और झेलम की तरह बाकी अजला में भी पोलन एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब जब ये जक्कड़ चलते हैं जिसको हम कहते हैं, आंधियां चलती हैं, तो लोग मुंह के आगे मास्क नहीं रखते, रुमाल नहीं रखते, उनमें भी डस्ट एलर्जी की वजह से सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, डिप्टी कमिश्नर झेलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक साहब ने जिस तरह सफाई के निज़ाम को झेलम में बेहतर बनाया है, क्या इससे दमा के मरीजों में कमी हुई है? जी, ये काबिल सताइश चीज है डिप्टी कमिश्नर जनाब रिटायर्ड कैप्टन समीउल्लाह साहब की, कि उन्होंने जो सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया है डिस्ट्रिक्ट झेलम में। इसमें ये एलर्जी मिनिमाइज हो जाती है। जब आंधी चलती है तो उस कदर गर्दो गुबार नहीं होती जिस तरह जो अगर ना सफाई की जाए गर्दो गुबार होती है। ला महल्ला इससे एलर्जी भी कम होती है। इस वजह से पेशेंट्स के अंदर जो ऑलरेडी सिम्टम चल रहे होते हैं इनकी एग्रीवेशन भी कम होती है, और ये क्रेडिट डिप्टी कमिश्नर साहब को जाता है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर नासिर महमूद बाजवा साहब हैं, इन्होंने तमाम डिपार्टमेंट की, तमाम अफसरान की, तमाम पुलिस मुलाजमीन की स्कैनिंग करवानी शुरू की है और उसके टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। मैं कहता हूं कोई भी टेस्ट, चाहे वो पुलिस का हो चाहे कोई भी हो, किसी सर्विस में इंटर होने का हो या किसी जगह सिलेक्शन का हो, तो उसमें चेस्ट एग्जामिनेशन को और एक्सरे चेस्ट को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। बाज मरीज होते हैं, खास तौर पे ये जो हमारे नौजवान होते हैं, छोटे मोटे सांस की तंगी होती है, उनको सांस नहीं महसूस होता, वो चलता रहता है। लेकिन जब हम एग्जामिन करते हैं स्टेथोस्कोप के जरिए हमें पता चल जाता है। जो ही हम खास किस्म की आवाजें हम पिक करते हैं, फिर हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, फिर जहां जरूरत पड़ती है छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जो बहुत ही सस्ते होते हैं, जिनमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट देखते हैं, तो पता चल जाता है कि किस कदर इनकी सांस की नालियों में रुकावट है। तो जितनी जल्दी हम पिक करके उसको कंट्रोलर मेडिसिन पे डालते हैं, उतना ही मरीज उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। तो इसमें लामहला फायदा होता है। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी साहब।